नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2014 पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि कल हम लोगों ने शुरुआत की थी। इसके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिए थे और आगे के 10 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। शुरू से आप लोगों को पूरी कंटिन्यू आपको क्लासें मिल जाएंगी। बहुत जल्द हम लोग आगे की जो क्लासें हैं हिंदी साहित्य की वो भी शुरू करने जा रहे हैं। अभी शुरुआत हो रही है हमारी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि प्रश्न पत्र मैंने कई बार आप लोगों को बताया है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे परीक्षा के अंदर। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा पीजीटी हिंदी 2014 का है, ठीक है। और 30/11/2014 में एग्जाम हुआ था हमारा। ये है हमारा सेकंड पार्ट इस एग्जाम सॉल्यूशन का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारे क्लास का और क्वेश्चन पेपर का 11वां क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? ठीक है, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो निशा निमंत्रण 4 ऑप्शन इन्होंने दिए थे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और माफ कीजिए हरिवंश राय बच्चन। 4 हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण, तो इसके रचयिता कौन होंगे? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? डी, हरिवंश राय बच्चन इसका सही उत्तर होगा, निशा निमंत्रण। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण और रचनाओं की, तो बच्चन जी की रचनाएं हो सकती है हमारी जो महत्वपूर्ण है। देखिए, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश या फिर बंगाल का अकाल। और एक चीज और है जो इनके बारे में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है? हालावाद का प्रवर्तक, ठीक है, इनको कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हालावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी को कहते हैं हालावाद का प्रवर्तक। रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? अगला क्वेश्चन है, संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? 4 ऑप्शन आपके पास में, कर्कशा, कामिनी, मुक्तिदायिनी या फिर मुक्ति शक्तिदायिनी। 4 ऑप्शन है, कर्कशा, कामिनी, मुक्तिदायिनी और शक्तिदायिनी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कामिनी। संतों ने नारी को किस रूप में देखा है? कामिनी के रूप में देखा है। देखिए, जो कामिनी है नारी, वो क्या है? वो है वासना और माया का प्रतीक, ठीक है, माया और वासना का प्रतीक है। संतों की जो नारी है, संतों के अनुसार जो नारी है वो क्या है? माया और वासना का प्रतीक है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने परामर्श दिया है इससे मुक्त रहने का, ठीक है, इससे मुक्त रहने का इन्होंने परामर्श दिया है कि जो नारी है इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये माया और वासना का प्रतीक है इनके अनुसार, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कबीरदास का दार्शनिक चिंतन क्या है? तो कबीरदास का दार्शनिक चिंतन क्या है ये आप लोगों को बताना है। एकेश्वरवादी, शुद्ध द्वैतवादी, द्वैतवादी या फिर अद्वैतवादी, ठीक है। क्या है? एकेश्वरवादी, शुद्ध द्वैतवादी, द्वैतवादी या फिर अद्वैतवादी। तो कबीरदास का दार्शनिक चिंतन क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अद्वैतवादी। चलिए अद्वैत बता देते हैं थोड़ा सा, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब होता है, अगर शाब्दिक रूप देखेंगे हम लोग तो अकेला। अद्वैत यानी अकेला। यहाँ पर अकेले से जो तात्पर्य है अद्वैतवाद के अंदर, वो क्या दिया गया है? वो कहा गया है अकेले से तात्पर्य क्या है अद्वैतवाद में? कि देखिए, ईश्वर यानी ब्रह्म, ठीक है, ईश्वर यानी ब्रह्म और आत्मा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, ठीक है। आत्मा और परमात्मा क्या है? ये एक है। ये क्या कहता है? अद्वैतवादी सिद्धांत कहता है, ठीक है। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या कहता है? कि आत्मा और परमात्मा क्या है? वो एक है, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे। और बात करें कबीरदास जी के बारे में, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को क्या कहा था? आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं। उन्हें कहा था भाषा का डिक्टेटर, ठीक है। कबीरदास जी को क्या कहा था? भाषा का डिक्टेटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है?
सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? जयदेव, विद्यापति, वल्लभाचार्य या फिर चंडीदास। चार ऑप्शन है, जयदेव, विद्यापति, वल्लभाचार्य या फिर चंडीदास। चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। जो सूरदास जी थे उनके पदों पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है विद्यापति जी का। ठीक है, और जो सूरदास है आप सभी को मालूम होगा कि इनको कहा जाता है वात्सल्य का सम्राट। नहीं पता तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वात्सल्य का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। इसके अलावा इनकी अगर रचनाओं की बात करें हम लोग, रचनाएं आप लोगों को मालूम होगा इनकी, और नहीं मालूम है तो इनकी रचनाएं हमेशा सूरदास जी की टिप्स पे रहनी चाहिए। तीनों रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली या फिर साहित्य लहरी, तीनों की तीनों आप लोगों को टिप्स से होनी चाहिए इनकी रचनाएं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन को रूपायित करने वाली कालजयी कृति कौन सी है? ठीक है, ऐसी कृति कौन सी है जिसके अंदर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन के बारे में लिखा गया है? तो कौन सी कृति है? शिखर से सागर तक, अग्नि सेतु, कलम का मजदूर या फिर आवारा मसीहा। ठीक है, कलम का मजदूर या आवारा मसीहा। क्या इसका सही उत्तर रहेगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा आवारा मसीहा। ठीक है, चाहे तो आप लोग साथ में कमेंट कर सकते हैं ताकि आप पता चलता रहे। और लेखक की बात करेंगे, आवारा मसीहा लेखक कौन है इसके? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? काव्य में अनुकृति सिद्धांत, ऑप्शन ए हीगल है, अरस्तु है, इलियट है या फिर प्लेटो है। क्या उत्तर रहेगा हमारा सही? ऑप्शन बी। अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अनुकृति सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। देखिए अरस्तु जो है वो कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर कभी कभी गुरु शिष्य परंपरा आ जाती है एग्जाम के अंदर और इनसे संबंधित। ठीक है, और कई बार ये आई हुई है गुरु शिष्य परंपरा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसका नाम आएगा? सिकंदर, उसके बाद में अरस्तु, उसके बाद में प्लेटो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मूल्यांकन होगी, सौंदर्य उद्घाटन होगी या फिर तटस्थता होगी, वैज्ञानिक विवेचन होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, समालोचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? ये होगी हमारी तटस्थता। चलिए त्रैमासिक पत्रिका कौन सी नहीं है इनमें से? चार पत्रिकाएं बताई हैं, कौन सी इनमें से त्रैमासिक पत्रिका नहीं है? भाषा, आलोचना, कथाक्रम या फिर कल्पना। ठीक है, चार ऑप्शन, भाषा, आलोचना, कथाक्रम या कल्पना। कौन सी सही होगी? त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। तो कौन सी नहीं है? कल्पना नहीं होगी। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। कल्पना क्या है? द्वैमासिक पत्रिका है। ठीक है, द्वैमासिक यानी 2 महीने में छपने वाली पत्रिका। ठीक है, त्रैमासिक यानी 3 महीने में छपने वाली, मासिक यानी हर महीने छपने वाली। ठीक है, साप्ताहिक यानी हर सप्ताह छपने वाली। तो इसको ध्यान रखना है। तो त्रैमासिक पत्रिका नहीं है, कल्पना क्या है? ये द्वैमासिक पत्रिका है। ठीक है, और 1949 में इसका संपादन किया गया था, 1949 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आर्येंद्र शर्मा। ठीक है, लिख दूं यहां पर, आर्येंद्र शर्मा के द्वारा इसका संपादन हुआ था। ठीक है, इस पत्रिका का 1949 में। चलिए आगे देखते हैं। 18 क्वेश्चन हो गए, 1900 देखते हैं। कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन किसने कहा है? कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन किसने कहा है? तो कविता को मनुष्य का व्यक्तित्व का प्रकाशन कहने वाले, मतलब ये कोटेशन किसकी है? शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, निराला जी हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी रहेगा। कोटेशन इनकी मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट है, वो आगे क्लासों में बताऊंगा कि शुक्ल जी की महत्वपूर्ण कोटेशन कौन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी है, निराला जी की कौन सी है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासों में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। ये कोटेशन है एक और अगली,
उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है, ये कोटेशन किसकी है? गियर्सन, मैक्स मूलर, वूलर या फिर गार्सर तासी। ठीक है, चार ऑप्शन है, गियर्सन, मैक्स मूलर, वूलर या फिर गार्सर तासी। चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा, गार्सर तासी। इन्होंने कहा था उर्दू भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, और ये जो गार्सर तासी है, इन्होंने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है, पहला हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में, इस्वार द लित्रेंदु एंदोई हिंदुस्तानी के नाम से। और ये इसके अंदर जो कवि थे वो 738 कुल मिलाकर कवि थे, जिसमें से 72 जो कवि थे वो हमारे हिंदी के कवि थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास, आज के प्रश्न पत्र का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को प्रश्न पत्र का विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।